हेलो। 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 देखिए, एविडेंस में आपका शुरू किया गया था। और एविडेंस में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत के भार के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें कि आपका मैंने हमने फिर एक बार दोहरा दें 2-3 मिनट, तब सेक्शन जो जहाँ से चल रहा था वहाँ से शुरू करना है। आपका ये बताया गया कि सबूत के भार के बारे में जो सामान्य नियम है या जनरल रूल है वो आपका दिया गया है 101 से लेकर 105 तक। पहला ये याद रखना है। फिर इसका एक्सेप्शन दिया गया है आपका 106 से लेकर 114 ए तक। एक्सेप्शन माने इसके विपरीत नियम मिलेंगे, यानी कि 101 से लेकर 105 तक के विपरीत नियम किस में मिलेंगे? तो आपका 106 से लेकर 114 ए तक। फिर आपका ये बताया गया था कि 106 किसका विशेष एक्सेप्शन है? तो 101 का हम बताएंगे, 101 का 106 बताते समय। फिर आपका बताया गया कि 107 से लेकर 114 ए तक आपका प्रिजम्पशन या उपधारणाएं हैं, और इसमें आपका तथ्य की भी उपधारणा है। सेक्शन याद रखिएगा। आपका 113 ए बताया गया, यानी कि 113 ए और 114। इसके बाद इसमें विधि की भी उपधारणाएं हैं, खंडनी और अखंडनी। खंडनीय में आपका रहेगा सेल प्रिज्यूम बेयरेक्ट में, और अखंडनीय में रहेगा निश्चायक सबूत। तो पिछली बार भी आपका बिहार में जो क्वेश्चन बना था जे में 113 ए से बना था, 105 से बना था। यूपी में जो क्वेश्चन बना आपका 110 धारा से बना था। फिर आपका ये पूछा था कि कंक्लूसिव प्रूफ किन किन धाराओं में है, तो वे भी सभी धाराएं याद रखनी है, 41, 112, 113। अब आइए, इसके बाद आपका 101 बताया गया कि सबूत का भार यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये सबूत का प्रारंभिक भार है। प्रारंभिक भार का मतलब ये कभी नहीं बदलता, ये विधिक बाध्यता है, आबद्धता है। इसका एक केवल अपवाद है 106। कौन सा? यानी कि 101 का जो एक्सेप्शन है स्पेशल, 106 बताया गया। मैक्सिम भी याद रखना है इसमें। आपका जो मैक्सिम है वह फैक्टो प्रोबाइंडी किस धारा में है? 101। फैक्टो प्रोबाइंडी का मतलब हुआ तथ्य को स्थापित करने का दायित्व या तथ्य को स्थापित करने का भार। यानी कि लास्ट लाइन ये रहा इसमें कि कम से कम जो भी व्यक्ति मुकदमा कर रहा है वह कम से कम इतनी बातों को न्यायालय में बताए कि उसकी बात में कुछ दम है, यानी कि थोड़ा बहुत उसकी बात में दम है। कम से कम ये बात शुरुआती दौर में वह न्यायालय में बताए। तब विपक्षी को बुलाया जाएगा, दूसरे पक्षकार को बुलाया जाएगा, और जैसे ही दूसरा पक्षकार आ जाता है 102 लागू होगी। एक सेकंड भैया, यानी कि धारा 102 लागू होगी। और सबूत का भार किस पर होगा? देखिए, शब्द पकड़िए, कल से ही मैं बता रहा हूँ। क्या सबूत का भार? एक सेकंड भाई, आ रहे हैं, एक लोग से कागज लेना है। कागज ले लीजिए हो, फिरोज भाई, दे दीजिए सर कागज। देखिए, 102 में आपको बताया गया कि ओनस प्रोबाइंडी है। ओनस प्रोबाइंडी का मतलब ये हुआ कि साबित करने का भार, या ये एक सबूत का प्रारंभिक भार नहीं है। 102 तब लागू होगी जब दोनों पक्षकार कोर्ट के सामने एपियर हो गए हों और अपना अपना एविडेंस देना क्या कर दिए हों, प्रारंभ। तो 102 में
सबूत का भार किस पर होगा, साबित करने का भार किस पर होगा। ये 102 में है। मैक्सिम पकड़े रहिए। ओनस प्रोबांडी, यानी कि ओनस प्रोबांडी का मतलब कि साबित करने का दायित्व। तो साबित करने का दायित्व किस हमेशा बदलता रहता है। अब यही क्वेश्चन आएगा, कभी कभी बदलता है, एक बार बदलता है, कभी नहीं बदलता, सदैव बदलता है। तो क्या मार्क कराएंगे, सदैव बदलता है। और अगला क्वेश्चन, सबूत का भार 102 के तहत किस पर होगा। तो बेरेट की भाषा याद करके जाइएगा, उस पक्षकार पर होगा जो असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से एविडेंस न आए। और मैं एक उदाहरण बनाकर 2 दिन से बता रहा हूं कि कौन असफल हो जाएगा। तो जिसका पलड़ा कम झुका रहेगा वह क्या हो जाएगा, असफल। उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने का भार होगा। इसके बाद हमने 103 बताया था कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ से भी पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पक्षकार न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय किसी स्पेशल फैक्ट में विश्वास करे कि ये स्पेशल फैक्ट है, तो उस स्पेशल फैक्ट को प्रूव करने, प्रमाणित करने का जो दायित्व होगा, यानी कि जो सबूत का भार होगा, उस व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में विश्वास करे। अब विशिष्ट तथ्य कौन कौन से हैं, तो 2-3 उदाहरण रट कर जाइएगा। एडमिशन हो गया, यानी कि स्वीकृति, दूसरा संस्वीकृति, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पूछा जाता है, प्ली ऑफ एलिबाई। यही याद करके जाइएगा। फिर एक बार हम प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में आपको बताते हैं, कल बताया भी गया था। यानी कि जब कोई अभियुक्त न्यायालय में ये बात रखता है कि जिस समय घटना हुई थी उस समय मैं घटना स्थल से इतना दूर था कि ये घटना मेरे द्वारा किया जाना एक विपरीत या असंगत या विरोधी बात है, या पूरी संभावना है कि मैंने ये घटना नहीं किया। इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र या दूसरी जगह होने का कथन। ये किस धारा में रेलेवेंट है, 11 में। और इसको साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर होगा। और इस पर आपका इंटरव्यू में मैं बताया था, एक कहानी बनाकर पूछा गया है आपका कृष्ण भगवान पर, वो भी मैं 2 बार बता चुका हूँ, अब न बताया हूँ मैं। तो प्ली ऑफ एलिबाई कैसा तथ्य है पूछ ले, तो विशिष्ट तथ्य है। सबूत का भार किस पर होगा, जो प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहा है। तो अभियुक्त ले रहा है तो अभियुक्त पर होगा। जैसे कि आपका 112 में भी ये क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए पति ये कहता है कि ये जो शिशु है यह मेरा नहीं है। अब क्यों मेरा नहीं है, क्योंकि जिस समय रिलेशन बना होगा मेरी पत्नी से मेरे साथ, उस समय मैं विदेश में था, 5 साल से विदेश में हूँ। तो ये भी आपका प्ली ऑफ एलिबाई ही रहा कि जिस समय कार्य हुआ होगा उस समय मैं कहाँ था, विदेश में, अतः ये बच्चा मेरा नहीं है। बताया जाएगा 112 में भी, 1112 में भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका 103 के बाद हमें शुरू करना है 104। जब भी 104 पढ़िएगा तो कोरिलेट करके पढ़िएगा, 104 पढ़िएगा। इसी के साथ आपका 136 पढ़ना है। इसी के साथ हम एक उदाहरण देंगे 32 का, और एक उदाहरण देंगे 65 का। कम से कम एविडेंस की इतनी धाराएं कोरिलेट करके आपका एक साथ पढ़ना है। अब इतनी धाराएं एक साथ पढ़ना है, निकाल लिया जाए।
डायरेक्ट ही छूट गया क्या, दे दीजिए तो डायरेक्ट थोड़ा। हाँ दीजिए डायरेक्ट, रुकिए देख लेते हैं, यहाँ तो नहीं दबा है। देखिए भाई डायरेक्ट की भाषा से देखिए आपका जो ये 104 चलना है, इस पर भी आपका ये मेंस में भी क्वेश्चन बना है समस्यात्मक, और प्री में भी क्वेश्चन बना है। पहले डायरेक्ट पढ़ने से पहले एक दो समस्याएं देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट पहले क्लियर हो और तब सभी धाराओं को कोरिलेट किया जाए। देखिए आपका 104 में ये कहा गया है कि अगर एक तथ्य तभी स्वीकार किया जाएगा जब एक तथ्य है वह दूसरे पर निर्भर है, तो वह तथ्य तभी स्वीकार किया जाएगा जब दूसरे तथ्य को न्यायालय में प्रूफ कर दिया जाए। तो कौन किस पर निर्भर है, तो आपका 32वां पहले उदाहरण, अब उदाहरण बताया नहीं जाएगा अलग से, यही डायरेक्ट में भी उदाहरण है, मैंने जो हम बता रहे हैं उदाहरण, यही उदाहरण किसमें भी दिया गया है, डायरेक्ट में। तो देखिए 32वां मैं बता चुका हूँ, डीडी या डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक घोषणा है। मृत्युकालिक घोषणा का मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति था और ये मर गया था, और मरने के पहले इसने अपने मृत्यु के कारण के बारे में स्टेटमेंट दिया था, बयान दिया था, कथन किया था। तो अब मान लीजिए कि बी पक्षकार हैं और बी कह रहा है कि हजूर ये मृत्युकालिक कथन को आप स्वीकार करिए, यानी कि इस एक बात को, तथ्य को, फैक्ट को आप एक्सेप्ट करिए। तो कानून कहता है कि मृत्युकालिक कथन किस पर निर्भर है, कि जब ए पहले क्या हो गया हो, मर गया हो। तो ए मर गया है, ये बात न्यायालय में साबित करने का भार अर्थात प्रमाणित करने का दायित्व किसका होगा, जो मृत्युकालिक कथन को क्या करता है, पेश। तो सबूत का भार किस पर होगा कि दिखाया जाए कि ए मर गया है, बी पर। क्यों? क्योंकि बी मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में क्या करता है, पेश। इसी प्रकार आपका 65 भी आ जाइए, 65 भी सेम है। 65 में भी है कि अगर कोई पक्षकार ये चाहता है कि न्यायालय उसका सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार कर ले, तो द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार करने के पहले, देने के पहले उसे एक और बात साबित करनी पड़ेगी कि जो मैं द्वितीयक साक्ष्य दे रहा हूँ, ये 65 में 7 कंडीशन है, उस कंडीशन में से एक न एक विद्यमान है। क्योंकि द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है, बताया गया है अभी आपका 10 दिन पहले ही, कि जब 65 की कोई एक दशा क्या कर दी जाए, साबित। तो 65 की एक दशा साबित करने का भार किस पर होगा, तो उसी पर होगा जो न्यायालय में कौन सा साक्ष्य पेश कर रहा है, द्वितीयक। अब आइए इसको अब डायरेक्ट की भाषा देखिए। हाँ, डायरेक्ट की भाषा देखिए, इसमें एक और नियम बता दिया जाए। दो धाराएं हो गई तो 136 भी जोड़ा जाए तब 104 चला जाए। 136 मात्र आती है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में नियम कहाँ है। 136 साक्ष्य ग्राह्य किया जाए कि नहीं किया जाए, एडमिट किया जाए कि नहीं किया जाए, इसका निर्धारण कौन करता है, न्यायालय। और किस सेक्शन के तहत, 136। अब एक उदाहरण देखिए, ए का ए मर गया है और इसका मृत्युकालिक कथन है। बी चाहता है कि न्यायालय इस मृत्युकालिक कथन को मने स्वीकार करे साक्ष्य में। तो बी को पहले क्या साबित करना पड़ेगा 104 धारा के तहत, कि ए क्या हुआ है। लेकिन 136 हल्का सा देखना है, हल्का सा ये देखना है कि सेक्शन 136 के तहत न्यायालय इस नियम में छूट नहीं दे सकता, लेकिन इस नियम को
शिथिल कर सकता है, थोड़ा कमजोर कर सकता है, और न्यायालय चाहे तो कथन को पहले स्वीकार कर ले और कह दे कि मृत्यु कब साबित करिएगा, बाद में। तो बताइए, क्या मृत्यु साबित करने से छूट दी जाएगी कि बाद में साबित करना ही होगा? हाँ, करना होगा, छूट नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत इस नियम को न्यायालय क्या कर सकता है? शिथिल, यानी कि कमजोर कर सकता है। कौन सी धारा के तहत? 136। अब देखिए बेरक सही रहेगा, पूरा कंसेप्ट बता दिया गया। देखिए आपका, मैं फिर बता दूं, दोनों आपका जो दोनों दृष्टांत हैं, एक मृत्युकालिक कथन पर हैं और एक सेकेंडरी एविडेंस पर हैं। दोनों दृष्टांतों को 104 में हमने उदाहरण से अब क्या किया है, बता दिया है। इसको दोबारा नहीं बताया जाएगा। अब बेरक की भाषा देखिए। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार, यानी कि मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार किस पर होगा? तो जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन को पेश कर रहा है उसी पर होगा। तो बेरक देखिए, 2 लाइन है केवल। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने की समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन पेश करना चाहता है उसी पर सबूत का भार होगा कि वह साबित करे कि जिस व्यक्ति का कथन है वह व्यक्ति अब क्या हो गया है? मर गया है। बस आसान है। 105 आइए। अभी 105 आपका बिहार में भी पूछा गया था और तमाम जगहों पर ये सेक्शन पूछा भी जाता है। इसकी एरिया थोड़ा ज़्यादा रहेगी और आपका 105 की पहले एरिया देखिए। जब भी 105 पढ़िए तो देखिए 3-4 एंगल से अच्छे से याद रखिएगा जो बताया जाए। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित बनते हैं। अब जब भी 105 पढ़िए तो पहले तो हम 2 एंगल बनाएंगे कि कौन कौन एविडेंस की धारा केवल दीवानी मामलों में, व्यवहारिक मामलों में या सिविल मैटर में लागू होगी और कौन सी धारा क्रिमिनल में केवल, यानी कि दांडिक में, यानी कि आपराधिक में। ये हम तोड़ेंगे। फिर 105 में जब भी 105 आप पढ़िए तो इसी के साथ आईपीसी में भी जाना पड़ेगा और आईपीसी का देखिए आपका एक तो सेक्शन 6 पढ़ना पड़ेगा, फिर सेक्शन 40, फिर सेक्शन 41 से फिर सेक्शन 42 और दूसरा जो पढ़ना है 76 से लेकर 106। इसके बाद 2 और पढ़ना है आपको, एक जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद, सामान्य बचाव, और दूसरा विशिष्ट बचाव, स्पेसिफिक एक्सेप्शन। यानी कि 2 अपवाद और पढ़ने। कौन कौन? आपका जनरल एक्सेप्शन और स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो यहीं से हम शुरू करते हैं भाई। आपका सामान्य और विशिष्ट पहले आईपीसी हो जाए तो अपने आप आपका एविडेंस अपने आप आ जाएगा। देखिए मैं बता चुका हूँ, यानी कि ये सभी धाराएं कम से कम आपका अभी 2 दिन पहले ही मैं बताया था और आईपीसी में 42 तक बताया गया है और 43 आज से शुरू भी करना है, जो काफ़ी आपका इधर से क्वेश्चन आते हैं 43 से आगे भी। देखिए एक होता है आपका जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद। अपवाद का मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त अपने मैटर को अपवादों में सेट कर देता है तो पहला क्वेश्चन यूपी में बना है पीओ में कि सामान्य अपवाद में मैटर आ जाए तो कितना दंड दिया जाएगा। तो ये दंड की धाराएं नहीं हैं बल्कि किसकी हैं? डिफेंस की, बचाव की। तो बता दीजिए कोई दंड नहीं है। अब अपवाद 2 प्रकार के होते हैं,
एक सामान्य दूसरा विशिष्ट, तो यही दिमाग में बैठाना है। बिहार भी पूछा है भाई, इसमें क्वेश्चन हम निकालेंगे एक दो बिहार का भी। सामान्य अपवाद वे अपवाद हैं जिन्हें बचाव के रूप में एक्यूज या अभियुक्त सभी अपराधों में ले सकता है। यानी कि जितने अपराध हैं अभियुक्त उसमें अपना डिफेंस कर सकता है, बचाव ले सकता है। किस अपवाद का? आपका सामान्य। और ये हाँ, सामान्य अपवाद का। अगर स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, विशिष्ट अपवाद है, तो केवल और केवल उस अपराध में ही उसका बचाव लिया जा सकता है अभियुक्त द्वारा जिस अपराध का वह स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, विशिष्ट बचाव है। तो सामान्य अपवाद कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 76 से 106, 2-4 दिन में आ ही जाएगा। और विशिष्ट अपवाद आपको हमें समझाना है। एक उदाहरण आपका हम दे रहे हैं भाई, उदाहरण तमाम है लेकिन जो इस समय पूछा जा रहा है, बिहार में पूछा गया। जब परीक्षा आती है तो कानूनी उदाहरण ज़्यादा दिए जाते हैं और सामाजिक उदाहरणों की संख्या थोड़ा कम कर दी जाती है, ताकि एग्जाम के समय दिमाग में आपके कानूनी उदाहरण ज़्यादा भरें। तो अभी बिहार में पूछा भी गया था, और बिहार में ये पूछा गया था कि आईपीसी की धारा 499 में कितने एक्सेप्शन हैं, कितने अपवाद हैं। तो कितना बताया गया था? 10, यानी कि 10। ये तो कम से कम याद। अब ये है कि ये जनरल एक्सेप्शन है कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन, यानी कि ये सामान्य अपवाद है कि विशिष्ट। तो बताइए, विशिष्ट हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर कोई अपवाद विशिष्ट है तो उसको सभी अपराधों में बचाव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल उसी अपराध में किया जा सकता है जिस अपराध का वह अपवाद है। तो 499 में जो 10 अपवाद हैं उसका बचाव किस मन अपराध में लिया जाएगा? मानहानि, यानी कि जो अपराध 499 में दिए गए। तो अब आइए, अब ये हैं 105 केवल ये बताती हैं कि जब अभियुक्त अपना बचाव ले रहा है, या तो परंतुक में मामला ला रहा है, या किसी मने कम वाले दंड में, या सामान्य अपवाद में, या विशिष्ट अपवाद। यानी कि अभियुक्त ये कह रहा है कि हजूर हमारा मामला सामान्य अपवाद में आता है, विशिष्ट अपवाद में आता है, परंतु इत्यादि में आता है। तो इस बात को न्यायालय में प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? साबित करने का भार किस पर होगा? अभियोजन पर होगा कि अभियुक्त पर ही होगा? तो 105 बस ये बताती है कि इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर। तो चूंकि अभियुक्त आपका सिविल मामलों में होता नहीं, किस मामले में होता है? केवल क्रिमिनल। तो अभी हम उसको बताते हैं, पहले ये समझा दिया जाए तब आपका चला जाएगा। देखिए, अब आईपीसी की ये जो धाराएं हैं ये 105 से कैसे अटैच हैं इसको आपको जानना है। देखिए अब एक एक करके। आईपीसी की धारा 6 अध्याय 4 की कुंजी कही जाती है। पहला क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि आजकल कुंजी पूछा जा रहा है, तो फिर कुंजी पर आ जाए तो संविधान की कुंजी कौन है? बिहार एपीओ में पूछा, उद्देशिका है, यानी कि उद्देशिका हमारे संविधान के राज को खोल देती है। तो अध्याय 4 यानी कि 76 से लेकर 106 तक में जो नियम दिए गए हैं उसकी कुंजी कौन है? 6। अब 6 क्या कहती है? ये जो 76 से लेकर 106 हैं ये सभी अपराधों की परिभाषाएं इत्यादि के नीचे लिखा हुआ माना जाएगा, भले उन्हें दोहराया न गया। ये कौन सी धारा बताती हैं? 6।
अब सभी अपराधों के नीचे लिखा माना जाएगा। तो अपराध को स्पष्ट कहाँ किया गया है आईपीसी में 40। और अपराध का मतलब मैं कल ही बताया था, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल विध के तहत अपराध हो, जो लोकल लॉ के तहत अपराध हो। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, सामान्य अपवाद का बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है? केवल आईपीसी के तहत की विशेष विधि के तहत अपराध की स्थानीय की सभी? हाँ, सभी में। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये अपराध की कहाँ से निकाल रहे हैं परिभाषा। तो स्पेशल लॉ कहाँ परिभाषित है? 41। और लोकल लॉ 42 में। और आपका अब बचाव लिया जाएगा तो किस धारा से किस धारा का? 76 से 106 तक का। अब ये बचाव साबित करने का भार किस पर होगा? अभियुक्त पर। एविडेंस की कौन सी धारा? 105। अब दूसरा, तभी बेरेक्ट हम बताएंगे, पहले आपका दूसरा कंसेप्ट बनाइए जो हमेशा पूछा जा रहा है। सामान्यतः ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि एविडेंस एक्ट लागू होता है, दे दिया सिविल मामलों में, फिर दे दिया क्रिमिनल मामलों में, दोनों में इनमें से कोई नहीं तो दोनों मार कर आइए। यानी कि जब सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन एविडेंस का, ये भी क्वेश्चन बिहार में आया था पिछली बार, कि एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? स्टीफेन। तो देखिए, अब तक मैं बता दूं, आपका 10 क्वेश्चन जो अभी बिहार में आया है पीओजे में, मैं बता चुका हूं। बस आपका एविडेंस ही नहीं चल रहा है, कोरिलेट करके, जितने उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बताए जा रहे हैं। और आपका भी कर्तव्य है कि कोरिलेट करके पढ़िए, उससे होगा क्या कि कम समय में आप ज़्यादा कवर करेंगे। और 10 कम से कम क्वेश्चन अब तक मैं बता चुका हूँ, अभी आगे भी और क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए आगे भाई आपका, अब अगला क्वेश्चन जो बनता है कि एविडेंस आपका किस में लागू होगा, सिविल में कि क्रिमिनल में कि दोनों में? तो दोनों मार कर आइए। लेकिन कुछ ऐसी धाराएं हैं एविडेंस की जो केवल सिविल में लागू होती हैं, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो क्रिमिनल में। और वह धारा का ग्रुप याद करके जाइए, या तो एक धारा पूछा जाता है, या दो दो धारा, या तीन तीन का ग्रुप देता है। तो आपका फिर एक बार बता दें, सिविल मामलों में जो सेक्शन लागू होते हैं, एक तो 23, 4-5 बार रिपीट किया है, कौन सा धारा? 23। फिर आपका 52, फिर 55, 115, 116। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन बना है, ये भी हमें देखना है। ये जो था इसी बार यूपीजे में बना था कि स्टापेल का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन दिया था सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो नहीं जानता था दोनों मार कर आ गया। लेकिन ये सेक्शन केवल किस मैटर में? सिविल। तो ये याद रखिएगा, सिविल में। इसके बाद आपराधिक मामलों में भी 6 धाराएं हैं। एक धारा 30 है, एक धारा 53, 53A, 53A भी दोनों में पूछा गया था भाई, यूपीजे में भी, यूपी एपीओ में भी। फिर आपका 54, फिर 105, और फिर 111A। यानी कि 6 धाराएं क्रिमिनल में और 6 धाराएं सिविल में। इसके अलावा एविडेंस में जितने सेक्शन हैं वह समान रूप से, बराबर रूप से सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होंगे। ये रटे रहिए। अब हमें 105, जब इतना आप पढ़ ही लिए, तो 105 में अब बचा ही क्या? बेयर एक्ट और थोड़ा बहुत समझाना, क्योंकि हर एक जगह से इसको कोरिलेट कर दिया गया। देखिए 105 भाई, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। तो बताइए किस पर सबूत का भार होगा कि अभियुक्त का मामला एक्सेप्शन में आता है? अभियोजन पर कि अभियुक्त पर कि दोनों पर कि इनमें से कोई नहीं? हाँ रटिए, किस पर? अभियुक्त पर। देखिए डायरेक्ट देख लिया जाए,
जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, यानी कि पहली ही लाइन मिल गई कि जो सेक्शन 105 है वह आपका कह सकते हैं कि सिविल में लागू नहीं होगा। किस में लागू होगा? क्रिमिनल में, क्योंकि अपराध का अभियुक्त का मतलब सिविल नहीं बल्कि कौन सा? क्रिमिनल। ये देखिए एक शब्द सा चला जा भाई। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, यानी कि प्रमाणित करने का दायित्व, जो उस मामले को आईपीसी के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत लाते हों। तो फिर बताइए, आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन किस अध्याय में दिया गया है? 4 में। और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक हमने बता रखा है? 76 से लेकर 106। अगला देखिए सब, जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देती हैं, तो ऐसी दशा में आपका तब उस व्यक्ति पर है, यानी कि उस व्यक्ति पर है, यानी कि अभियुक्त पर इसका सबूत का भार है। और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा, यानी कि न्यायालय ये अनुमान लगाकर चलेगा कि ऐसी कोई कंडीशन विद्यमान नहीं थी। अब इसको समझिए। पहली बात ये जानना है कि जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है तो न्यायालय अनुमान करके चलेगा, कल्पना करेगा कि अभियुक्त का मामला साधारण अपवाद में या परंतुक में या किसी विशिष्ट अपवाद में नहीं आता। तो किस बारे में उपधारणा की जाएगी कि मामला अभियुक्त का साधारण अपवाद में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अगर अभियुक्त ये कहता है कोर्ट में कि हजूर जो हमारा मैटर है या तो 76 से लेकर 106 में जनरल एक्सेप्शन में आता है या किसी विशिष्ट अपवाद में आता है, जैसे कि हमने उदाहरण बताया आपका 499 में, या किसी प्रोविजो में आता है, परंतुक में आता है, तो ये बात न्यायालय में साबित करने का भार किस पर होगा? अभियोजन पर नहीं, किस पर होगा? अभियुक्त पर। अभियोजन अन्यथा न्यायालय ये उपधारणा करके चलेगा, प्रिजम्पशन करके चलेगा, यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम करके चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि आपका एक उदाहरण लास्ट में हम बता रहे हैं, एक या दो उदाहरण बताया जाए। एक 82 आईपीसी पर बताया जाए और एक 84। दो उदाहरण हम बता रहे हैं इस पर। 82 में क्या है? डोली इन कैपेक्स है। फिर एपीओ का क्वेश्चन, इसी बार एपीओ में आया था 2018 में कि डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में समाहित है? अक्षम गुड़िया, यानी कि अपराध करने में अक्षम व्यक्ति 82 किसमें है? तो कितने वर्ष से कम के बालक को डोली इन कैपेक्स माना जाता है? 7 वर्ष से कम। 7 वर्ष से कोई कम का बालक था, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, वह न्यायालय में आया, तो न्यायालय ये मानेगा कि इसका मामला 82 में नहीं आता। अभियुक्त को ही, यानी कि बालक के अधिवक्ता को ये साबित करना पड़ेगा कि बालक का मामला किसमें आता है? 82 में। और ये साबित करने का जो मैं भार बता रहा हूँ ये एविडेंस के किस सेक्शन में है? 105। भाई अभियोजन को नहीं साबित करना है, किसको? अभियुक्त को, माने कि बालक का अधिवक्ता। इसी प्रकार 84 आपका देखा जाए अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम जिस समय अपराध किए पागल थे और पागल के कारण
अपराध की प्रकृति इत्यादि को समझ नहीं पाए तो उस समय वह पागल था, ये साबित करने का भार पागल पर ही होगा। तो पागल पर होगा मतलब कि पागल तो खड़ा रहता है, मुकदमा चलता है तो उसकी ओर से बहस कौन करते हैं, उसके अधिवक्ता, और अभियुक्त को केवल मौन रहना है, यानी कि बोले न ज्यादा। जैसे ही बोला फंसने के चांस रहते हैं। तो भाई अभियुक्त मौन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वकील साहब अभियुक्त की ओर से बहस कर रहे हैं तो किस पर सबूत का भार होगा? पागल पर ही, यानी कि अभियुक्त पर ही। और कौन सी धारा ये बता रही है? 105। देखिए दृष्टांत दिए गए हैं, दृष्टांत पढ़ लिया जाए। हमें लगता है कि अब कोई भी दृष्टांत आपका माने एक लाइन में समझ लेंगे। पहला देखिए, हत्या का अभियुक्त क अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृतता के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था। तो अभी तो बताया गया कि अगर चित्त विकृतता का बचाव 84 में ले रहा है, अनसाउंड माइंड वह था जब कार्य किया, तो इस बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? अभियुक्त पर ही। कौन साबित करे कि मैं पागल था? अभियुक्त। दूसरा देखिए, हत्या का अभियुक्त क अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन यानी कि प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण खो दिया था। अब ये जो अपवाद हैं, गंभीर और अचानक प्रकोपन, इसको आपको आईपीसी में देखना है कि कहाँ दिया गया है। तो ये अपवाद सेक्शन 300 में दिया गया है और फर्स्ट अपवाद ही है, यानी कि धारा 300 में 5 अपवाद हैं और पांचों में ये चौथा अपवाद है प्रकोपन पहला। तो अभी हमने 105 बताया कि यदि अभियुक्त अपना मामला किसी साधारण अपवाद या किसी विशिष्ट अपवाद, तो बताइए 300 में जो 5 अपवाद दिए गए हैं ये साधारण अपवाद हैं कि विशिष्ट? हाँ, कैसे अपवाद हैं? स्पेसिफिक। किन अपराधों में लिए जा सकते हैं? सब में नहीं, केवल मर्डर में, यानी कि केवल हत्या में, क्योंकि ये किस में दिए गए हैं? आपका सेक्शन 300 में। जिस प्रकार हमने 499 का उदाहरण बताया, सेम उसी प्रकार आपको 300 के पांचों अपवादों को भी गौर करना है। तो अगला दृष्टांत देखिए, आईपीसी की धारा 325 उपबंध करती है कि कोई उस दशा के सिवाय वो प्रकोपन से रिलेटेड है। छोड़ दीजिए इसको। अब आइए 106 देखा जाए। पहले 106 की भूमिका बांधिए और तब आपका आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए, अब बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जो नियम दिए गए हैं आपका 101 से लेकर 105, और जो एक्सेप्शन अगर पूछे तो 106 से लेकर 114 ए। कम से कम ये तो एक्सेप्शन को पहले हम दो भागों में बांटते हैं, एक धारा 106 और दूसरा 107 से लेकर 114 ए। 106 किसका विशेष अपवाद है? 101 का। तो पहले हम 101 बताएंगे और तब कौन सी धारा बताएंगे? 106, और ये इसके बाद अपवाद बताएंगे। पहले ये हो जाए 106। देखिए अब 101 में क्या है? सेक्शन 101 में ये है कि जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय किसी राइट यानी कि अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, तो जिन तथ्यों पर, जिन बातों पर, जिन साक्ष्यों पर ये अधिकार और दायित्व निर्भर करते हैं, उन बातों को, उन तथ्यों को प्रूफ करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय से अधिकार या दायित्व के बारे में मांग कर रहा है। जैसे कि ए है और ए चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए दंडित करे, तो 101 कहती है कि ए पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वह प्रूफ करे, प्रमाणित करे कि बी ने ही चोरी की।
ये कैसा नियम है? सामान्य। लेकिन इस नियम का स्पेसिफिक या विशिष्ट अपवाद 106 है, जहाँ की स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि विशिष्टतः ज्ञात तथ्य, विशिष्ट तथ्य नहीं, फिर मैं बता दूं, विशिष्टतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो उस बात का विशिष्ट रूप से ज्ञान रखता हो। इसका मतलब ये हुआ कि केवल वही व्यक्ति जान सकता है कि घटना कैसे घटी। ऐसी दशा में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर ही होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में कैदी अभिरक्षा से कैसे भागे, ये केवल पुलिस ही बता सकती है। थाने में कोई व्यक्ति बंद किया गया तो कैसे मर गया थाने में, ये कौन बता सकती है? पुलिस ही बता सकती है। अभिरक्षा में मृत्यु हुई, आपका ये आपका दहेज मृत्यु हुई, ये विशिष्टतः ज्ञात तथ्य हैं। पति और उनके घर वाले ही बता सकते हैं कि महिला कैसे मरी। या आपका टिकट वाला उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है, ये रट्टा मार कर जाना है। कौन सा उदाहरण पूछा जाता है? टिकट वाला। ये एक यात्री है और बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया है, तो इस बात का सबूत का भार इस बारे में किस पर होगा कि वह टिकट लिया था, मैंने वह टिकट लिया था, तो किस पर होगा? अभियोजन पर होगा कि अभियुक्त पर, यानी कि अभियोजन पर होगा कि यात्री पर। अब तो भाई सामान्य नियम 101 में क्या है? 101 को नियम को पहले पढ़िए। 101 कहता है कि अगर अभियोजन कहता है कि ये व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहा था, तो अभियोजन ये साबित करे कि यह व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, लेकिन टिकट लिया था कि नहीं, ये विशेष रूप से यात्री ही जान सकता था। अतः 101 का अपवाद 106 में दिया गया है और यात्री पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया गया है कि वो साबित करे कि वह बिना टिकट यात्रा नहीं कर रहा था और टिकट क्या किया था? लिया था। क्यों? क्योंकि ये बात कौन जान सकता है? कानून कहता है यात्री ही, अभियोजन नहीं। और ये विशिष्ट तथ्य नहीं, विशिष्टतः ज्ञात तथ्य, यानी कि स्पेशल रूप से यात्री के ही नॉलेज में ये बात है कि कैसे मैंने वह टिकट लिया था कि नहीं। इस पर आपका अपकृत में भी, चूंकि ये एविडेंस जो चल रहा है सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में चल रहा है, और ये भी सही है कि आपराधिक मामलों के उदाहरण मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, सिविल मामलों के कम बता रहा हूँ। तो अब उदाहरण थोड़ा चेंज भी किया जाए और किस ओर गौर किया जाए ज़्यादा? सिविल, क्योंकि क्रिमिनल के उदाहरण ज़्यादा चल रहे हैं और सिविल के क्या चल रहे हैं। वैसे एविडेंस एक्ट में भी आपराधिक मामलों के उदाहरण ज़्यादा दिए गए हैं और सिविल के थोड़ा क्या है? कम। लेकिन हमें सिविल को भी लेकर चलना है। देखिए आपका जो आपका सिविल मामलों में अपकृत में एक जो उदाहरण मिलता है वह दिल्ली का मिलता है। एक आपका बस स्टैंड बना था, उसकी जो एज थी, एज मतलब कि वो जो अच्छे ढंग से वह रह सकता था, वह 80 साल था और 3-4 साल बाद ही गिर गया। यानी कि 2-3 यात्री खड़े थे, तब तक अचानक क्या हुआ? छत गिर गई। 1-2 यात्री मर गए, 1-2 चोटिल हुए। यात्रियों ने मुकदमा किया और कहा कि हजूर प्राइमा फेसाई देख लीजिए, मैंने छत कैसे गिरी ये हम कैसे बता सकते हैं? इस बारे में विशिष्ट ज्ञान तो जो छत को बनाया है वही रखता है कि बालू सीमेंट की जगह बालू झोंक दिया होगा और छत क्या की गई होगी? गिर गई। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि पुल ढह गया, पुल धंस गया,
इसका मतलब कि सरिया और सीमेंट कम डाला गया और तत्पश्चात पुल क्या हुआ, गिर गया। और आपका तो इसको कहते हैं रेस एप्सा लाक्वीटर। अब एक और समझिए, आपका खूब क्वेश्चन बनता है। रेस एप्सा लाक्वीटर यानी कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, या घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि घटना बोलती है, यानी कि घटना से ही, घटना को प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया या सरसरी तौर पर देखने पर ये मालूम होता है कि घटना इनकी उपेक्षा से ही घटित हुई होगी। अतः वह व्यक्ति साबित करे कि उसने उपेक्षा नहीं बरती, यानी कि नगर निगम प्राइमा फेसाई दायी होगा, यानी कि प्राइमा फेसाई इस घटना में नगर निगम का दोष दिखता है। अतः अब नगर निगम पर सबूत का भार है कि वह साबित करे कि उसने सभी सीमेंट और आपका सरिया अच्छे ढंग से मिलाकर और क्या तैयार किया था, पुल या आपका यात्री शेड तैयार किया था। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये हुआ कि मैक्सिम भी याद करके जाइए। आपका यानी कि मैक्सिम भी याद करके जाना है, और मैक्सिम को अच्छे से याद रखिए। कई जगह पूछा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि आपका कह सकते हैं कि जो आंखों के सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप बताइए कि यह घटना कैसे घटी भाई। अब इसी में आइए बैरक देखा जाए। सामान्य बातें हो गई, 2 लाइन का बैरक है और 2 उदाहरण है। वैसे मैं कई उदाहरण बता चुका हूँ, एक रेल का टिकट और एक और देखिए 106, विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। तो कोई व्यक्ति विशिष्टतः किसी व्यक्ति के ज्ञान, जबकि कोई तथ्य विशेषतः माने स्पेशल रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को न्यायालय में साबित करने का भार उस पर है। उस पर का मतलब हुआ कि वह तथ्य जिसके विशेष ज्ञान में है। और 2 दृष्टांत दिए गए हैं। पहला है, जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तो वह उस आशय को साबित करने का भार उस पर होगा। तो इंटेंशन पर पहले आइए। देखिए आशय पर देखा जाए भाई, मान लीजिए कि आपका ए एक अभियुक्त है, जिस पर अभियोग न्यायालय ने लगाया है कि ए इस बात को जानते हुए कि यह सामान चोरी का है, जानते हुए क्रय किया है। तो ऐसी दशा में चोर ये कह सकता है कि हजूर हमारा इंटेंशन दूसरा था, हमने पूरी कीमत देकर ये सामान खरीदा और हमने पूरी कीमत दी थी, और हमने दुर्भावना में नहीं बल्कि कैसे काम किया था, सद्भावना में, यानी कि पूरी सतर्कता और सावधानी बरती। पूरा मैं सामान खरीदने में ध्यान दिया और मैं आपका मने और पूरी मैं कीमत दिया, तब सामान खरीदा हूँ। अगर मुझे मालूम रहता कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, चुराई हुई संपत्ति है, तो मैं पूरा मने कीमत क्यों देता, मैं भी 1/3 में क्या करता, इस वस्तु को खरीद लेता। अतः मैं भिन्न आशय से कार्य किया हूँ, दुर्भावना में नहीं। किस आशय से, सद्भावना में। अतः हमें दंडित न किया जाए। तो इस बात को साबित करना कि हमने सद्भावना में कार्य किया, इस बारे में सबूत का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर के अभियोजन पर। हाँ, किस पर होगा। और रेलवे टिकट का उदाहरण देखिए, दूसरा बता ही चुका हूँ, फिर एक बार बता दिया जाए। ख पर
रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट है यात्री पर होगा कि रेलवे पर होगा? यात्री पर, क्योंकि ये विशिष्टता क्या है? ज्ञात तथ्य। विशिष्टता क्या है? चलिए आइए अब 107 से देखा जाए भाई। 107 से देखा जाए। देखिए धारा 107, पहले तोड़ लिया जाए इन धाराओं को और तब आपका पहले इन धाराओं को एक जगह अलग अलग कर लिया जाए, तब इधर से देखिए 107 से लेकर 114 ए तक उपधारणाएं दी गई हैं और उपधारणा 3-4 दिन पहले मैं बताया था। यहाँ आपका तोड़ लीजिएगा, यही क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा जो एमपी ज्यादा बनाता है। तथ्य की उपधारणा और दूसरा कौन हम बंटवारा कर रहे हैं? विधि की। तथ्य की जो उपधारणा है कब कहा जाएगा? जब बेयर एक्ट में कर सकेगा। क्या शब्द रहेगा? में प्रिज्यूम। विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, एक खंडनीय और दूसरा अखंडनीय। अब खंडनीय उपधारणा कब होगी? जब बेयर एक्ट में क्या लिखा रहेगा? करेगा। और अखंडनीय कब होगी? जब क्या लिखा रहेगा? बताया गया निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत कितनी धाराओं में इधर मिलता है? 2 धारा लिख लेना है। तथ्य की उपधारणा 113 ए 114 और इसके बाद जितनी धाराएं बचेंगी वह क्या होंगी? आपका विधि की खंडनीय उपधारणा। इसको भी लिख दिया जाए भाई। अब बची ही कौन कौन ये देख लिया जाए तो विधि की खंडनीय, यानी कि आपका 107, 108, 109, 110, 111, 111 ए, 112 है नहीं, 113 आपका है नहीं, 113 ए इसमें आ गया तो 113 बी और 114 ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो सेक्शन है ये विधि की कैसी उपधारणा है? खंडनी। अब पहले फिर एक बार देखिए तब सेक्शन शुरू किया जाए। अब देखिए जहां भी शब्द में प्रिज्यूम रहे वह तथ्य की अनुमान है, ऐसा अनुमान करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। अगर न्यायालय अनुमान निकाल भी लेता है तो विपक्षी द्वारा इस अनुमान को सदैव गलत साबित किया जा सकता है, यानी कि तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है। इसका सदैव क्या किया जा सकता है? विरोध, यानी कि इस अनुमान को सदैव गलत या झूठा साबित किया जा सकता है। एक उदाहरण देखिए अच्छे से इस पर। एक मान लीजिए ए के पास चोरी के कुछ समय बाद चोरी का माल बरामद होता है, तो न्यायालय चाहे तो ये अनुमान लगा सकता है कि ए या तो चोर है या चोरी का माल जानते हुए ये पाया है। तो ये अनुमान सदैव खंडनीय है, यानी कि चोर इस बात का खंडन कर सकता है कि हजूर हमने सद्भावना पूर्वक कार्य किया और पूरी कीमत देकर ये चोरी का माल प्राप्त किया था और खरीदते समय हम जानते भी नहीं थे। अगर जानते रहते तो चोरी का माल हम क्यों खरीदते? तो ये तथ्य की उपधारणा सदैव इसको क्या किया जा सकता है? खंडन। खंडन माने क्या? विरोध। विरोध मतलब ये हुआ कि इसको काटा जा सकता है, इसको झूठा साबित किया जा सकता है। जहाँ तक विधि की उपधारणा है, विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, एक खंडनी और एक अखंडनी। खंडनी कब होगी? जब बेयर एक्ट में क्या लिखा रहे? शैल प्रिज्यूम। और निश्चायक कब होगा? जब बेयर एक्ट में क्या लिखा रहे? कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत। अब आइए 107 से देखा जाए। अब सही रहेगा, पकड़ते रहेगा, हम बंटवारा कर दिए हैं पहले ही और इसीलिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है
आपका अभी बिहार में पूछा गया था 113A पूछा गया था बिहार में। देखिए, और यूपी में आपका एपीओ में आया था 110 भी आया था, 112 भी आया था। दो क्वेश्चन इधर से आए थे। देखिए 107 और 108 में आपका पहला जो अंतर करेंगे कि अगर लिविंग या उत्तरजीविता या जीवित होने की उपधारणा दे तो 107, और मृत्यु की उपधारणा पूछ ले, मृत्यु का अनुमान पूछ ले तो 108। पहले तो सेक्शन रटिए कि उत्तरजीविता या जीवित होने या लिविंग में रहने की उपधारणा आपका किस धारा में अनुमान लगाया जाता है 107, और सिविल डेथ दीवानी मृत्यु या मृत्यु का अनुमान की धारा में 108। तो कितने दिनों पहले सुना गया था तो जीवित माना जाएगा 30 साल, और कितने दिनों से नहीं सुना गया है तो मरा हुआ मान लिया जाएगा 7 साल। फिर कंसेप्ट बनाइए, मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय की भी की जाएगी कि दोनों। तो क्या बताया गया था सामान्य बातों में, मृत्यु की उपधारणा की जाएगी, समय को अलग से साबित करना होगा किसे, जो कहता है कि इस समय ये मरे और इस डेट पर मरे। अब केस एक ही आता है, और वह केस याद करिएगा कौन सा केस बताया गया था उस भूमिका में, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली। फिर एक बार याद रखिए, कई बार ये आया है, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली। इस केस में बताया गया कि 108 के तहत केवल मृत्यु की उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय का नहीं। समय को अलग से क्या करना पड़ेगा, साबित। अब आपका जो ये अनुमान है आपका थोड़ा बहुत कोरिलेट भी करना है। जो ये जीवित होने का अनुमान है या मृत्यु का अनुमान है, चाहे ये माने किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, सभी अवलंबियों पर ये नियम लागू होगा। लेकिन अलग अलग धर्मों में जो ये समय दिया गया है वह भिन्न भिन्न है। एक सेकंड में समय देखिए आपका, माने अलग अलग धर्मों में। देखिए फिर एक बार समझिए, 107 और 108 जो एविडेंस की हम सेक्शन पढ़ाएंगे ये सभी धर्मावलंबियों पर लागू होता है। लेकिन अगर हमें ये दिखाना है कि आपका अलग अलग धर्मों में मृत्यु की उपधारणा के बारे में जो, या जीवित होने की उपधारणा के बारे में जो अनुमान है, व्यक्तिगत आपका कह सकते हैं विधियों में भिन्न भिन्न है। अब ये जीवित होने की उपधारणा इंग्लैंड में जो है 50 वर्ष है, यानी कि हो सकता है कोरिलेट करके पूछ ले, बेरक पर लिख लीजिए। 107 जो चल रहा है इसमें जीवित होने का अनुमान इंग्लैंड में कितना है, अगर पिछले 50 साल से उसके बारे में कुछ सुना गया है तो ये माना जाएगा कि वह आज भी जीवित है। लेकिन भारत में 50 नहीं 30 है, यानी कि कितना 30 वर्ष रट कर जाएगा। तो इंग्लैंड में कितना है 50 और भारत में 30। अब 108 पर भूमिका देखिए, तब आपका बचेगा ही क्या। आपका जहां तक मृत्यु की उपधारणा की बात है, आपका मुस्लिम विधि में 90 साल है और हिंदू विधि में आपका 12 साल, इंग्लिश लॉ में 7। यानी कि आइए इसको भाई एक बार फिर देखिए, मुस्लिम विधि के तहत ये नियम है, पर्सनल हम बता रहे हैं। मुस्लिम विधि के तहत ये नियम है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 90 वर्षों से कुछ नहीं सुना गया है, जो व्यक्ति सुनते यदि वह क्या रहता जिंदा, तब यह अनुमान लगाया जाएगा कि अब वह क्या हो गया है, मर गया है। हिंदू विधि में यह समय 12 वर्ष है, इंग्लैंड में 7 वर्ष है,
और आपका कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में भी 7 वर्ष है। यानी कि इंग्लैंड का कानून, भारत का कानून इस विषय पर बराबर है। पिछले कितने सालों से नहीं सुना गया है तो माना जाएगा कि मर गया है, भले वह कहीं कंदराओं या जंगल में क्या हो, जिंदा, उससे मतलब नहीं है। भले पाकिस्तान की जेल में बंद हो, नहीं मिला तो भाई कोई सुराग नहीं मिला तो अनुमान लगाया जाएगा कि वह क्या हो गया है, अब मर गया है। अब देखिए इस पर एक केस भी आया, तब हम बताते हैं। मोहम्मद शरीफ को भाई केस तो है ही, एक आईपीसी में हम बताते हैं, और तब अभी बैरक शुरू नहीं हुआ, अभी आपका सामान्य बातें चल रही हैं। आपका इस पर जब आप पढ़िएगा तो मैं एक दो केस और एक दो धारा आईपीसी की बता रहा हूँ, आप कवर करके उसको पढ़िएगा। पहला आपका पढ़िएगा 494 आईपीसी, यानी कि आईपीसी की धारा 494। आपका देखिए, अगर कोई पुरुष और स्त्री में वैध विवाह हुआ है और वैध विवाह के कायम रहते हुए उस पुरुष ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया पुनः, या उस स्त्री ने पुनः दूसरे पुरुष से विवाह किया, तो ये बाइगेमी होगी और आईपीसी 494 इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। लेकिन भी लगाना है, बस अपवाद में 108 में आ जाना है कि अगर कोई पक्षकार पिछले कितने साल से, 7 साल से क्या हो, लापता हो, तो अगर 7 साल के बाद भले डाइवोर्स न हुआ हो, दूसरा पक्षकार पुनः विवाह करता है तो वह दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि 494 में अगर 7 वर्ष से गायब है तो दूसरा विवाह करने की कानून क्या देता है, अनुमति। और एविडेंस की धारा 108 जोड़ लीजिए, 7 साल से पिछले गायब है तो क्या कानून मान लेगा, मर गया। अब समस्या देखिए कहाँ बनती है भाई, वही तो बता रहा हूँ मैं, वही बताने जा रहा हूँ भाई। अगला प्रश्न वही बताया जा रहा है जो आप पूछ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ए बी पति पत्नी है, ए लापता हो गया और 7 साल तक कोई सुराग नहीं मिला। बी बहुत खोजी, आपका चारों तरफ फोन मिलाई, लेकिन सुराग नहीं मिला। अब बी ने क्या काम किया कि 7 साल बाद सी से पुनः विवाह कर लिया, तो बी बाइगेमी के लिए दंडित नहीं होगी। और आपका क्यों, क्योंकि एविडेंस की धारा 108 कहती है कि 7 साल तक लापता हो तो कौन क्या मान लिया जाएगा, सिविल डेथ, भरे न मराओ। अब फिर आपका 7 साल के एक दिन बाद शादी हुआ और उसी दिन शाम को ये प्रकट हो गया, अब क्या होगा। अब भाई भी तो दंडित नहीं होगी, अब क्या होगा, तो ये आगे बताया जाएगा। देखिए हल्का सा मैं मिस कर रहा है कंसेप्ट, इसको किस दिन बता देंगे, कल हो सकता है बता दें, देखना पड़ेगा थोड़ा हमें भी। माने अब क्या होगा, तो दंड तो नहीं पाएगी बी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो बी और सी के बीच विवाह है, अब इसका क्या होगा, ए को क्या अधिकार होगा, इस पर हम देख लेंगे भाई, तब हमें भी क्लियर कट पता नहीं है, इसको देख कर ही हम बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि भाई गलत बताना ठीक नहीं है, जब न जानते हो तो अपनी कमी को मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रेम से स्वीकार कर रहा हूँ। कोई इसमें बुराई नहीं है कि भाई आपका कमी है तो न स्वीकार करिए, बताएंगे एक दो दिन में, इस पर स्थिति क्लियर कर ले रहे हैं। अगला देखिए नियम आपका, केस एक याद रखिएगा आईपीसी का। आईपीसी का जो केस याद रखना है वह केस है आपका क्वीन बनाम टालसन, क्वीन वर्सेस टालसन, बहुत महत्वपूर्ण केस है। और फंसाने वाले देखिए इसमें कैसे फंसाएंगे आपको, यानी कि जो फंसाते हैं लोग वो कैसे फंसाएंगे, बाहरी समाज के लोग। आपका जाकर पूछ, क्वीन वर्सेज टालसन का केस इंग्लैंड का है और इस केस में सर्वप्रथम
आपका मेंसरिया या दुरासे का सिद्धांत लागू किया गया। याद रखिएगा। और हुआ क्या था ये देखिए। जो श्रीमती टाल्सन थी उसका विवाह टाल्सन से हुआ था। टाल्सन आपका अमेरिका जा रहा था तो जहाज का पता नहीं चला और कुछ गया अमेरिका तो और कुछ पता नहीं चला। उसकी पत्नी जो लोग मित्र थे साथ में थे इत्यादि लोगों से पता की तो पता यही लगा कि वह जहाज तो डूब गया था और आपके पति क्या हो गए थे, मर गए होंगे। मरे नहीं, मर गए होंगे। होंगे मतलब कि एक संभावना है। अब श्रीमती टाल्सन पूरा पता की और एक दिन अभी बाकी था 7 साल में। कितना दिन? एक दिन बाकी था। तब तक वह दूसरे पुरुष से विवाह कर ली, यानी कि विवाह कर ली। और जो गुप्त रूप से विवाह नहीं हुआ था, सबको कार्ड दिया गया था और सबको बुलाया गया था। गेस्ट हाउस में विवाह हुआ था। कोई गुप्तता नहीं, माने कोई गुप्तता नहीं थी। तो ऐसी दशा में एक दिन जैसे विवाह संपन्न हुआ, एक दो दिन बाद उसका पुराना पति आ गया और अपनी पत्नी पर बाइगेमी दुर्विवाह का मुकदमा दायर कर दिया कि 7 साल बीता नहीं और ये पुनः विवाह कर ली मेरे जीवित रहते। निचले न्यायालय ने श्रीमती टाल्सन को सजा दी और एक दिन की दी। यही पूछा जाता है कि कितने दिन का निचले न्यायालय ने सजा दिया था? एक दिन। भाई एक दिन रट कर जाइएगा। कई लोग भरमाते हैं जो माने आपका जो मठाधीश होते हैं, यानी कि मठाधीश का मतलब ये हुआ कि जो जो ला के लड़के हैं और पांचों शाही स्नान किए हैं और महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर चुके हैं, वही लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे ही जान जाएंगे कि मनोज सर के यहाँ पढ़ता है तो एक नहीं 5-6 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आप में दम होना चाहिए कि इज्जत डावाडोल मनोज सर की न हो और आप भी 5 पूछे तो 10 पूछ लीजिए। कोई बता नहीं पाएगा। मैं बता दूं, दिल्ली से दौलताबाद तक भले पढ़ा हो, जितना यहाँ लड़के जानते हैं और जाकर ट्रेन में बस में हर एक जगह पेपर देखने जाइएगा तो देखिएगा केवल चर्चा क्या रहेगी कि मनोज सर के लड़के तो मेरिट क्या कर रहे हैं। बिहार में भी यही एपीओ में थी। इतना एपीओ में क्यों गया? क्योंकि मनोज सर के लड़के क्या किए, इतना रटवा देते हैं बार बार की मेरिट अपने आप ऊपर चढ़ जाती है। तो आगे देखा जाए भाई, एक कम से कम ये तो याद रखिए कितने दिन की सजा दी गई। वह ऊपर अपील की, अपील न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया और सजा को रद्द किया और कहा कि सब कुछ सही हुआ था, सार्वजनिक रूप से हुआ था, पूरा श्रीमती टाल्सन ने पता किया। तब पूर्ण रूप से इनको विश्वास हो गया कि हमारे पति कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ, स्वर्ग में या नरक में ये कौन बता सकता है। ऊपर पहुंच गए हैं। अतः सजा को रद्द किया गया और सबसे पहले मेंस रिया का सिद्धांत स्टैट्यूटरी लॉ में लागू किया गया और कहा गया कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंसेट रिया। तो रट कर जाइएगा। सबसे विचार किया गया आपका प्रिंस के केस में दुराशय के सिद्धांत को और अप्लाई किया गया किस में? क्वीन वर्सेस टाल्सन। भाई थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, तब आपका आईपीसी भी आज चला जाए। काफी महत्वपूर्ण आईपीसी में भी रहेगा, यानी कि आईपीसी में जो सेक्शन आज चलने हैं वहां से टेक्निकल क्वेश्चन और छोटी छोटी बातें भी गौर करनी है। तो कल भाई लेक्चर ही चलेगा, अभी लिखवाया नहीं जाएगा कल, क्योंकि आपका आईपीसी में 2 ही क्वेश्चन लिखवाने हैं। तो उसको हो दिवाली बाद लिखवाया जाएगा। इधर कुछ खींच दिया जाए लेक्चर। मेंस के लिए 2 ही हुआ है अभी। तो आपका 15 छुट्टी भाई जाना हो तो आप लोग जाइए, ऑनलाइन चलता रहेगा। 2 दिन केवल बंद होगा आपका, दिवाली के दिन और उसके एक दिन बाद परिवार के दिन इंग्लिश बंद होगी। अब हो सकता है 1 हफ्ते हो। अब सर कल पूछ लेंगे इंग्लिश